हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे आप इंग्लिश में बोलते होंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि प्लेट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम ये जानेंगे कि विवर्तनिकी क्या होती है, उसके बाद हम लोग पूरे सिद्धांत को समझेंगे। लेकिन इस पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। एक बार आप इससे देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है इसका जवाब आप लोगों को तब मिल जाएगा जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसमें आप समझ जाएंगे कि प्लेट क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, या फिर हिमालय, रॉकीज, एंडीज और अल्प्स पर्वत जो है उसकी उत्पत्ति पर भौगोलिक निबंध लिखिए, या फिर प्लेटों की गतिशीलता के पीछे कुछ रीज़न तो होते होंगे, उन रीजंस को लिखिए। आप सारा आंसर आराम से लिख सकेंगे। बस ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अटेंटिव होकर करनी है। चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, इस क्लास में आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट ये है परिचय। हम लोग क्या जानेंगे कि प्लेट्स क्या होते हैं, विवर्तनिकी क्या होती है, प्लेटों के प्रकार एवं उसका वितरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके इंट्रो में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्लेटों की गतिशीलता का क्या रीज़न है। फिर हम लोग जानेंगे त्रिजंक्शन क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसका प्रभाव क्या है। उसके बाद आलोचना एवं निष्कर्ष को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले प्लेट को समझ लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्लेट होता है ना, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, टूजो विल्सन ने किया था। किसने किया था, टूजो विल्सन ने किया था। फिर उसके बाद आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो प्लेट है वो स्थलमंडलीय खंड कौन से होते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर बेसिकली संपूर्ण क्रस्ट, मतलब जितना भी क्रस्ट है वो वाला पट्टी, और फिर उसके नीचे जो मेंटल का ऊपरी पार्ट है वो दोनों को मिलाकर जो शामिल होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लेट कहते हैं। याद रखिएगा, प्लेट ठोस अवस्था में है एवं सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल खंड के ऊपर अवस्थित है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसको यहाँ समझिए। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका क्रस्ट है। ये क्या है, आपका क्रस्ट है। इसको सी लिख देते हैं। क्रस्ट को मैंने बताया कि ये दुर्बल मंडल के ऊपर है। ये चूंकि क्रस्ट जो है वो ठोस है, क्रस्ट क्या है, ठोस है, लेकिन आप लोगों को पता है कि दुर्बल मंडल कैसा है, सेमी सॉलिड है, यानी कि अर्ध ठोस है। ठीक है, ये क्या है, सेमी सॉलिड है। ठीक है, दुर्बल मंडल जिसे बोलते हैं। लेकिन मेंटल का जो ऊपर वाला भाग है और क्रस्ट का संपूर्ण भाग, ये दोनों ही मिलाकर क्या बना रहे हैं, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर बेसिकली क्या होता है, जिसे आप बोलते हैं दुर्बल मंडल। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दुर्बल मंडल के ऊपर जो क्रस्ट की प्लेटें हैं वो क्या हो रही हैं, तैर रही हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि लिथोस्फीयर जिसमें कि संपूर्ण क्रस्ट एवं ऊपरी मंडल है जो कि ठोस अवस्था में है, और दुर्बल मंडल क्या है, सेमी सॉलिड में है, यानी कि सुघट्य अवस्था में है। तो ऊपरी क्रस्ट का भाग और नीचे का जो मेंटल वाला हिस्सा है, ठीक है, यानी मेंटल का ऊपरी भाग और पूरा क्रस्ट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि हम लोग प्लेट किसको बोल रहे हैं, क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी वाला हिस्सा मिलकर प्लेट बनाते हैं। इस बात को याद रखना है। अब देखो, विवर्तनिकी किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए विवर्तनिकी बेसिकली क्या होता है ना, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं टेक्टोनिक। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक। देखिए, जिसके द्वारा भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट के भौतिक विशेषताओं में कुछ क्या है, चेंज आए, यानी कि आप बोल सकते हैं कुछ परिवर्तन आए, तो उसे बोलते हैं विवर्तनिकी। भौतिक विशेषताओं में चेंज मतलब कि उसके आकार में, स्वरूप में, या फिर उसके विस्तार में क्या है, कुछ चेंज आए। तो अब आप लोग इतना समझ गए हैं कि विवर्तनिकी क्या होता है, और ये भी समझ गए हैं कि प्लेट क्या होता है। अब देखिए प्लेट के प्रकार पढ़ते हैं। फिर देखिए प्लेटों के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे संरचना के आधार पर, फिर देखेंगे विस्तार के आधार पर। देखिए, संरचना के आधार पर प्लेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। दोनों काफी ज्यादा इजी है, एक बार ड्राइंग से समझिए। देखिए, मान लीजिए ये पार्ट हमारा कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर क्या है, ये हमारा ओशन है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है। अब देखिए,
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, ये ओशनिक क्रस्ट है। और ये कैसा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बना होता है। ग्रेनाइट जो कि क्या होता है, जिसका घनत्व कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ओशनिक क्रस्ट जो है वो बेसाल्ट रॉक से बना होता है, जिसका घनत्व क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसको इरेज कर लेते हैं, शायद ना दिख रहा हो। देखिए लिखा है महाद्वीपीय प्लेट का जो घनत्व होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि महासागरीय प्लेट का जो घनत्व होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर मोटाई दी हुई है कि जो महाद्वीपीय प्लेट है उसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है और महासागरीय मोटाई जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 50 किलोमीटर होती है। फिर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, जिसमें ये आपका इंडियन प्लेट है, ये आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। दो तरह की प्लेटें हैं। तो बेसिकली क्या मैंने बोला कि सिलिका और घनत्व में याद रखिएगा अनुक्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, यानी कि जब सिलिका की मात्रा बढ़ेगी तो घनत्व कम होगा और सिलिका की मात्रा कम होगी तो घनत्व बढ़ेगा। मैंने आपको बताया कि इंडियन प्लेट में, मतलब कि महाद्वीपीय प्लेट में, मैंने आपको क्या बताया कि ग्रेनाइट होगा। ग्रेनाइट होने की वजह से, चूंकि इसमें सिलिका की मात्रा क्या है, ज्यादा है, इस वजह से आप लोगों के डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगी। वो मेरे घर में हेल्थ ठीक नहीं है मेरी दादी का, तो इस वजह से थोड़ा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ होगा। मैंने क्लास 20 में रोक दी थी और फिर उसके बाद मैं वापस से ले रही हूँ। देखिए मैं शायद यहाँ पर आप लोगों को बता रही थी कि सिलिका और घनत्व के बीच में क्या रिलेशन है। तो याद रखिएगा कि सिलिका और घनत्व के बीच में जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि अगर सिलिका ज़्यादा होगा तो घनत्व कम होगा और सिलिका अगर कम होगा तो घनत्व ज़्यादा होगा। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को ये बात बताया कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बनी होती है और उसका घनत्व कम होता है, यानी कि अगर जो है वो घनत्व कम होता है, इसका मतलब क्या है, घनत्व कम होने का मतलब है कि इसमें सिलिका की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी। किसमें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि जो बेसिकली ओशनिक क्रस्ट होता है उसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, बताइए, कम होती है, यानी कि उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है नोट में कि किसी भी महाद्वीपीय प्लेट में सिर्फ महाद्वीपीय क्रस्ट की ही भागीदारी नहीं होती, अपितु इनमें महासागरीय क्रस्ट की भी भागीदारी हो सकती है। जैसे कि भारतीय प्लेट अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी के कुछ महासागरीय क्रस्ट के भाग भी सम्मिलित हैं। उसके अलावा देखिए ध्यातव्य है कि ऐसी दशा में भारतीय प्लेट जो है उसका घनत्व अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भारतीय प्लेट का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि भारतीय प्लेट में क्या है, मैंने बताया सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से भारतीय प्लेट का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इनमें बेसाल्ट चट्टानों की भागीदारी क्या होती है, अधिक होती है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि सिलिका की मात्रा ज़्यादा, यानी कि घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ बेसाल्ट चट्टान नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, महाद्वीपीय क्रस्ट में कौन सी चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर विस्तार के आधार पर लिखा हुआ है, विस्तार के आधार पर कितने प्रकार के प्लेट्स होते हैं। तो वृहद प्लेटें, फिर होती है लघु या फिर छोटी प्लेटें, फिर उसके अलावा है सूक्ष्म प्लेटें। देखिए वृहद प्लेटें जो है वो 7 प्रकार की होती है, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका सबसे नीचे वाला पार्ट। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से मैप भी बना हुआ है, एक बार इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लघु प्लेटें देखिए लगभग 20 है, बट मैंने यहाँ पर 4 का ही नाम लिखा है। एक है नज़का, ये नज़का है, ठीक है, या नाज़का बोलते हैं, एफ नहीं होगा, ठीक है, फा नहीं होगा, नाज़का प्लेट। फिर उसके बाद है काकेकश, फिर है फिलिपिन और अरेबियन, ये सभी छोटी या फिर
लघु प्लेटें में आती हैं। उसके अलावा देखिए सूक्ष्म प्लेटें जो है वो 100 प्लस है, जिसमें कि युआन डे फूका इत्यादि आते हैं। अब देखिए यहाँ सिनॉप्सिस में क्या लिखा हुआ है कि सिद्धांत के विकास का क्या इतिहास है। तो याद रखिएगा कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसे पीटीटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका कोई भी एकल सिद्धांत नहीं है, अपितु यह कई सिद्धांतों एवं नियमों के सम्मिलित प्रभाव का क्या है, परिणाम है। फिर देखिए सिद्धांत के विकास का जो इतिहास है उसको समझने के लिए हम निम्न तत्वों के आधार पर समझ सकते हैं। पहला देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, फिर है सागल नीतल प्रसरण का सिद्धांत जो कि हैरी हेस ने दिया था, और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर ने क्या बोला था, बताया था कि महाद्वीपीय क्या है, मतलब महाद्वीप क्या होती है, गतिशील अवस्था में होती है। ठीक है, उसके अलावा चट्टानों की विशेषताएं बताई गई हैं, फिर पृथ्वी का घूर्णन, फिर हम लोग पढ़ेंगे तैराक का नियम। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझेंगे। अब देखिए प्लेटों की गतिशीलता के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, फिर उसके बाद गुरुत्व बल, उसके बाद है मैग्मा का संघनन तरंग के रूप में प्रवाह, फिर है स्लैब खिंचाव एवं स्लैब दबाव, फिर है मेंटल प्लूम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि प्लेट्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। दुर्बल मंडल के ऊपर ये बेसिकली सुघट्य अवस्था में होते हैं। दुर्बल मंडल किस प्रकार से है, सुघट्य अवस्था में, और दुर्बल मंडल के ऊपर जो प्लेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग तैरते रहते हैं। फिर आगे क्या लिखा है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो प्लेटों की गतिशीलता के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लेकिन ये एकमात्र कारक होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सभी प्लेटें जो है वो पश्चिम की ओर क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यानी यहाँ पर साफ साफ ये बताया है कि ऐसा मानते हैं कि प्लेटों की गतिशीलता का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, पर एकमात्र कारण ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चूंकि पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसका मतलब यह है कि सभी प्लेटें भी क्या होंगी, पश्चिम की ओर घूमेंगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सभी प्लेटें जो है अगर नहीं घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्लेटों की गतिशीलता का एकमात्र कारण पृथ्वी का घूर्णन नहीं हो सकता है। आगे देखिए यहाँ लिखा है घूर्णन पश्चिम से पूर्व, उसका प्रभाव क्या होता है, प्लेट सुघट्य दुर्बल मंडल के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। देखिए गुरुत्व बल सेकंड है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो भी क्या होगी, जी की वैल्यू जो है वो घटेगी, और अगर नीचे की ओर भी जाएंगे तो भी जी की वैल्यू क्या है, घटेगी। इस बात को याद रखिए, चाहे आप ऊपर की ओर जाएंगे या फिर नीचे की ओर जाएंगे, ये जो है बेसिकली क्या है, गुरुत्व बल हमारा ये कम होगा। चाहे आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएं या फिर पृथ्वी से नीचे की ओर जाएं, गुरुत्व बल घटेगा, इतना आप लोगों को याद रखना है। परंतु यहाँ पर एक केस है कि ध्रुवों पर जो गुरुत्व बल होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। दोनों स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और याद रखिएगा कि जो गुरुत्व बल का मान होता है वो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, सबसे कम, यहाँ मिनिमम लिखा भी होगा, और यहाँ पोल्स पर ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। परंतु अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होगा कि गुरुत्व बल जो है वो बेसिकली ऊपर की ओर जाने पर, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर घटेगा या फिर पृथ्वी से नीचे की ओर जाने पर घटेगा, तो ये दोनों ही क्या है, सही है। आगे देखिए मैग्मा का संवहन तरंग के रूप में प्रवाह, ये भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए लावा का जमाव, ठीक है, फिर उस तरीके से बेसाल्ट रॉक बना, फिर जल का भराव वहां पर होगा, इस तरीके से सागर या महासागर का निर्माण होगा। सबसे पहले देखिए, ये तो मैंने स्टेज 3 आप लोगों को बता दिया, स्टेज 1 से समझिए। ये हमारा क्या है, प्लेट है, क्या है, प्लेट है, ठीक है। प्लेट अब बेसिकली क्या होगा, विखंडन के फलस्वरूप थोड़ा टूट जाएगा। यहाँ पर है ना विखंडन हुआ है, लिखा है अंतः प्लेट विखंडन, ठीक है, स्टेज 2 में।
किस वजह से टूटा? ऑब्वियस ही बात है, पृथ्वी के अंदर से होने वाली जो दबाव है उस वजह से ये प्लेटें क्या हो गई, थोड़ी सी विखंडित हो गई स्टेज 2 में। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या लिखा है कि धीरे धीरे ये इस लेवल पर टूट गई कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, गड्ढे हो गए। ठीक है, अब ये प्लेटें जो है, जो लावा का जमाव, मतलब जो मैग्मा अंदर जमा हुआ था वो बाहर निकल कर कैसे हो गया, लावा के रूप में फूट गया, बेसिकली ज्वालामुखी उद्गार हो गया। अब वो बेसाल्ट रॉक बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो गड्ढा हुआ है वो किसी न किसी वजह से भरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जल का भराव हो जाएगा और धीरे धीरे महासागर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर स्लैब या खिंचाव या फिर स्लैब दबाव। तो देखिए ये जो है हमारी प्लेट है। ठीक है, ये क्या है, हमारी प्लेट है। एक मिनट, देखिए ये हमारी प्लेट है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका घनत्व जो है वो ज्यादा है और उस पर क्या हो रहा है, दबाव भी पड़ रहा है, तो ये खिंचाव जो है वो नीचे की ओर होगा। ठीक है, और ऊपर से क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए मेंटल प्लूम या पिक्षक क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। देखिए बेसिकली जो मेंटल प्लूम होता है वो मशरूम प्लूम या फिर टोपी प्लूम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मेंटल परत में जो अप्रत्याशित रूप से यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि गर्म चट्टान भरे हुए हैं, तो इन चट्टानों का यदि ऊपरी मुखी संचरण होता है, क्या होता है, ऊपरी मुखी संचरण होता है, तो उस संचरण का संबंध क्या है, मेंटल प्लूम से, जो कि स्तंभ के रूप में क्या होता है, आरोहित होता है। ये स्तंभ के रूप में क्या हो रहा है, आरोहित हो रहा है, जहां प्लेट के, जहां ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए ये प्लेट है। ठीक है, तो प्लेट के निचले भाग में पहुंचा, तो प्लेट के निचले भाग को आप क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर के निचले भाग में पहुंचने से इनका एकत्रीकरण होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बेसिकली ये निचले भाग के तापमान में वृद्धि करते हैं, जिससे ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि उत्थित गर्म गलित चट्टानों में मेंटल एवं कोर के समीपवर्ती क्षेत्रों से भी क्या होने लगता है, प्रवाह होने लगता है पदार्थों का। इस प्रकार किसी भी एक प्लेट के आंतरिक भाग में ही मेंटल प्लूम की स्थिति बन सकती है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि अप्रत्याशित गर्म गलित चट्टानें जब ऊपर की ओर जा रही थी तो वो मशरूम की संरचना बना रही थी। जैसे मान लीजिए यहाँ से आ रही है, ठीक है, गर्म गलित चट्टानें इसको धीरे धीरे गर्म कर रही है, ये प्लेट है, ठीक है, इसको गर्म कर रही है, तो ये मशरूम का शेप ऐसे ही होता है ना। आप लोगों ने मशरूम देखा है, तो मशरूम का शेप आप लोगों को पता होगा कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मशरूम की संरचना बनाने के कारण ही इसे मशरूम प्लूम या फिर टोपी प्लूम भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा ये टोपी के आकार का भी लग रहा होगा, ठीक है, जो कि प्लेट को ऊपर की ओर क्या करता है, धक्का देता है, कह सकते हैं। ठीक है, जिससे प्लेटों के तापमान में वृद्धि होने के कारण इनके टूटने से क्या होती है, ज्वालामुखीयता की घटना घटित होती है। ज्वालामुखीयता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेंटल प्लूम न सिर्फ ज्वालामुखियों को फीड करता है, अपितु प्लेटों के टूटने के साथ साथ इनके संचरण में भी क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। यानी कि मेंटल प्लूम के परिणाम स्वरूप न केवल उपरोक्त बातें जो मैंने आप लोगों को बताई वो होती हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे भौतिक घटनाएं भी होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लावा निकलेगा, ऑब्वियस ही बात है कि वो एक टाइम के बाद ठंडा भी होगा, यानी कि लावा का शीतलीकरण भी होगा और उसके जमाव से क्या होगा, नवीन क्रस्ट का निर्माण होगा। यानी कि ये जो प्रक्रिया है मेंटल प्लूम से ज्वालामुखी और फिर उसके बाद नया क्रस्ट बनने की, वो क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, अब आगे देखिए, लिखा है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार उपरोक्त कारणों के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्लेटों में गतिशीलता के दो आधार हैं। पहला है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष और दूसरा है प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष। तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष देखिए, चूंकि प्लेटों की गतिशीलता हेतु पृथ्वी का घूर्णन एकमात्र कारक क्या नहीं है, एकमात्र कारक नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्यों नहीं है। अतः प्लेटों की गतिविधियां विभिन्न दशाओं में हो सकती हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि बेसिकली प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष कितने प्रकार के होते हैं, अभिसारी गति होती है, अपसारी होती है और समानांतर होती है।
अभिसारी का मतलब होता है एक दूसरे के पास आना। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट हुई, ये एक प्लेट हुई, इन दोनों की गति क्या हो रही है, एक दूसरे के पास पास हो रही है, तो धीरे धीरे आते आते एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। फिर बहुत ज़्यादा क्या होगा, इधर से भी प्रेशर लगेगा, इधर से भी प्रेशर, तो इस तरीके से ही तो माउंटेन्स बनते हैं। कन्वर्जेंट के फलस्वरूप याद रखिएगा माउंटेन्स बनते हैं। और जिसे आप बोल सकते हैं कि ओशन बनते हैं, या फिर जहाँ पर मान लीजिए झरना हो गया, इस तरीके का जो चीज़ है वो डाइवर्जेंट से बनता है। ठीक है, डाइवर्जेंट यानी अपसारी। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, और समानांतर का मतलब है कि ये एक साथ ही गति कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अभिसरण प्लेट की गति। तो आप लोगों को पता है कि भूकंप, ज्वालामुखीता, ट्रेंच, पर्वत इत्यादि का निर्माण किससे होता है, अभिसरण के फलस्वरूप होता है। अभिसरण का मतलब होता है एक दूसरे के क्या होना, पास पास आना। इसी से मैंने आपको बताया कि पर्वत का निर्माण होता है ना। अब देखिए यहाँ अर्थ, इसका अर्थ भी पढ़ना है, तो इसका अर्थ क्या होता है अभिसरण का। देखिए लिखा है दो प्लेटें विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर आती हैं तो उसे अभिसरण कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकार। तो अभिसरण के कितने प्रकार होते हैं, फर्स्ट है महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट अभिसरण, फिर है महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, फिर है महासागरीय अभिसरण। देखिए यानी कि आप बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल जो है वो होगा और एक होगा ओशनिक। ठीक है, मतलब कि कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस और एक होता है आप लोगों का ओशनिक डाइवर्जेंस। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। यानी कि जो अभिसरण होगा या तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के बीच होगा, या तो महासागरीय प्लेट के बीच में होगा, या तो फिर महाद्वीपीय प्लेट के बीच में होगा। ठीक है, तीन प्रकार की यहाँ पर जो है वो केसेस हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ठीक है, ये है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है ओशनिक प्लेट। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएगी, ठीक है, तो ऊर्जा विमुक्त होगी, फलस्वरूप क्या हो जाएगा, भूकंप आएगा। ये दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे से टकरा रही है ना, तो भूकंप आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर अवसादों का संकुचन या फिर संपीड़न होगा, और ये दोनों जब मिलेंगी तो या फिर क्या होने लगेगा, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होने लगेगा। और फिर यहाँ पर देखिए कि अगर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ओशनिक प्लेट, तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और जो ओशनिक प्लेट है, ठीक है, ये दोनों क्या हो रही है, तिरछा ऐसे टक्कर खा रही है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर फोल्ड माउंटेन का तो निर्माण होगा ही, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ट्रेंच बनाएगा। क्यों, क्योंकि घनत्व किसका ज़्यादा था, ऑब्वियस ही बात है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वही नीचे की ओर बैठेगा। यानी कि ओशनिक प्लेट का घनत्व ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हो रहा है, नीचे बैठ रहा है, और ये जो है ये ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कम घनत्व वाला जो है प्लेटों के नीचे, यानी कि कम घनत्व, देखिए यहाँ लिखा है छेपड़ जो होगा वो अपेक्षाकृत कम घनत्व वाले प्लेटों के नीचे बैठेगा। तो कम घनत्व किसका था, कॉन्टिनेंटल प्लेट का, और उसके नीचे कौन बैठ रहा है, छेपड़ कर रहा है, तो ये ओशनिक प्लेट कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने यहाँ पे 3 केस बताए। ठीक है, पहला एक बार केस देखिए, यहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये आपका ओशनिक प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे से टकराई, तो मान लीजिए इसका घनत्व ओशनिक प्लेट का ज़्यादा था, तो ये नीचे की ओर बैठ गया, यानी छेपड़ हो गया, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सबडक्शन हो गया। ठीक है, तो गहराई ज़्यादा हुआ तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तापमान भी ज़्यादा होगा, और टूट फूट तो कुछ ना कुछ हुई होगी जब दो चीज़ें टकराई हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा विमुक्त होगा, जिस वजह से भूकंप जो है वो भूकंप का उद्गार होगा या फिर भूकंप आएगा। फिर आगे देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर गहराई में जाने से तापमान बढ़ेगा तो इसका प्रभाव है कि शेपित भाग गलने लगेगा, फलस्वरूप मैग्मा की उत्पत्ति होगी या फिर मैग्मा का निर्माण होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, अभी बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है कि जिस वजह से मैं एकदम शांति से क्लास ले पाऊँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई है, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।